हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग दूसरा लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आहान हंसते हुए बोला, तो तुझे क्या लगा वो इस वक्त अपने पैरों पर खड़े हैं? ये तो पहले से ही गिरे हुए हैं। विकराल फर्श पर आधे औंधे मुंह पड़े हुए थे। वो अपनी कमर को सहलाते हुए घूरकर आहान की तरफ देखने लगते हैं तो आहान जल्दी से उसके पास जाकर उनके उठने में मदद करते हुए कहता है, आदि इनकी टांग छोड़ और हाथ पकड़ और उनके उठने में मदद करते हैं। यह सुनते ही आदित्य ने धड़ाम से विकराल के पैर छोड़ दिया, जिससे विकराल का पैर जोर से सीधा फर्श पर जाकर लगता है। विकराल अपने दोनों पैरों को सहलाते हुए दांत पीसकर बोला, तुम दोनों मेरी टांग तोड़ने के इरादे से यहाँ आए हो क्या? हाय रामा, इन दोनों ने तो मेरे दोनों पैर तोड़ दिए। आहान और आदित्य की मदद से विकराल खड़े हो जाते हैं और यतीश को देखते हुए बोले, एक टांग छोड़ देता है तो दूसरा टांग तोड़ देता है, तीसरा तो बात बात पर गन पॉइंट कर रहा है। तुम तीनों को हमसे क्या काम है? जल्दी से बताओ और यहाँ से जल्दी से दफ़ा हो जाओ। यतीश का हाथ फिर से गन की तरफ जाने लगता है तो आहान जल्दी से यतीश का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हम अंदर चलकर बात कर सकते हैं? मैटर ही कुछ ऐसा सीरियस है जो ऐसे खड़े खड़े बात नहीं हो सकता। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, और थोड़ा चाय पानी भी हो जाए और उस मौसम में थोड़े से पकौड़े भी हो जाए तो भी चलेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। आहान घूर कर आदित्य को देखता है, जिससे आदित्य छोटू सा मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। इधर यतीश अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहा था ये खुद भी नहीं जान रहा था। वो दांत पीसते हुए कोड वॉइस में बोला, अगर मेरी प्रिंसेस यहाँ नहीं रह रही होती ना तो कब का इस बूढ़े का मीटिंग करके इसे परदादा के दादा की दादी के साथ फिक्स करवा चुका होता। यक्षिश यह बात बहुत धीरे से बोल रहा था। विकराल घूर कर सबको एक बार देखता है और हाँ में गर्दन हिला देता है। सभी घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर में सब हॉल में काउच पर बैठे हुए थे और सारे खड़े हुए थे। यतीश अपना मोबाइल सेट सब निकाल कर टेबल पर रख देता है, जिसमें बंदूक की नोक विकराल की तरफ हो जाती है, जिसे देखकर विकराल अपना सलाइवा गटकने लगता है और यतीश मुस्कुरा देता है, जिससे वह यह सब जानबूझकर कर रहा हो। विकराल जी कांपते हुए गन की तरफ देखते हुए बोले, जी आप बता सकते हैं कि आपको हमसे क्या काम है? यतीश शान से अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखता है और अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहता है, छोटू, रिश्ते की बात खुद नहीं करनी चाहिए, यह खराब शिष्टाचार है। अपने भाई का रिश्ता तो खुद पक्का कर ले। आहान यतीश को देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है, फिर विकराल की तरफ देखते हुए अपने गन को हैंकी से साफ करते हुए कहता है, अक्सर रिश्ते की बातें तो बड़े लोग करते हैं, मैरिज प्रपोजल एल्डर्स ही लेकर आते हैं, लेकिन आज मैं अपने बड़े भाई का रिश्ता उसका छोटा भाई लेकर आया हूँ। विकराल कन्फ्यूजन से आहान को देखते हुए कहा, मैं कुछ समझा नहीं। आहान गन को टेबल पर रख देता है और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर सीरियस टोन में कहता है, सीधी सी बात है, हमारे बड़े को आपकी बेटी पसंद आई है, वो आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। विकराल का चेहरा अब डार्क होने लगा। विकराल गुर्राते हुए कहता है, कोई चीज़ नहीं है मेरी बेटी जो हर कोई मुंह उठाकर चले आए उसे मांगने। यतीश के हाथों की मुट्ठियाँ कसती जा रही थी। विकराल फिर गुर्राते हुए कहते हैं, आप मेरी बेटी को ऐसे कैसे मांग रहे हैं जैसे कोई हाथ में प्लेट पकड़कर शक्कर मांगने चला आया हो। साहब, हमारे घर में शक्कर ख़त्म हो गई हो, थोड़ी शक्कर दे दीजिए। आहान ने विकराल को ठंडी नज़र से देखते हुए सर्द आवाज़ में कहा, तो रिश्ता मांगने कैसे आते हैं? विकराल कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदित्य कार की चाबी उंगली में फंसाकर घुमाते हुए कहता है, क्या यतीश सिंह रायजादा का नाम तो सुना होगा आपने? विकराल गुस्से से बोला, अरे जो भी हो, ये यतीश सिंह
विक्रांत इतना ही बोलकर एकदम चुप हो जाता है और हैरानी से उसके मुंह से बस इतना निकलता है, मिस्टर रायजादा। आदित्य ने कोल्ड वॉइस में कहा, जी हाँ, जिनसे मिलने के लिए 6 महीने से आप अपॉइंटमेंट के लिया जा रहा है वो आपके सामने ही बैठे हुए हैं। विकराल हैरानी से यतीश की तरफ देखते हुए बोले, मशहूर बिजनेसमैन। आदित्य बोला, जी हाँ। विकराल फिर से आंखें फाड़े यतीश को देखते हुए बोला, बिजनेस वर्ल्ड पर राज करने वाला बादशाह। आदित्य फिर से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ। विकराल ने फिर से कहा, जिसने बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखते ही 30 फेमस कंपनियों को मिट्टी में मिला दिया, द यतीश सिंह रायजादा। आदित्य अब इरिटेट होते हुए बोला, जी हाँ, वही वही। विकराल ने फिर से कहा, जो 5 साल से लगातार बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत रहा है, यह वही मिस्टर रायजादा है। आदित्य अब दांत पीसते हुए बोला, जी हाँ, ये वही है। विकराल के चेहरे पर अब बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है और वो चिल्लाते हुए बोले, अरे नीता साहब के लिए ज़रा चाय पानी तो ले आओ, हमारी तो किस्मत ही खुल गई आपके दर्शन पाकर। आपके चरण स्पर्श से हमारा घर धन्य हो गया। यतीश अब चिढ़ने लगा था। अब बस वह तो अब अपनी प्रिंसेस से जल्द मिलना चाहता था। विकराल जल्दी से खड़े होते हैं और यतीश के पास जाकर कहते हैं, सर आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या मैं? फैन फॉलोवर्स में तहलका मचेगा। विकराल अपना मोबाइल निकालकर यतीश के साथ सेल्फी लेने लगता है और यतीश उन्हें घूर कर देखने लगता है। आदित्य ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, कहीं भाई इसे आज ही स्वर्ग ना पहुंचाकर इसकी आत्मा को धन्य कर दे। यतीश अपनी कोल्ड नज़रों से एक नज़र आहान को पास करता है तो आहान ने जल्दी से विकराल को यतीश से दूर हटाकर कहा, जी हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मेरे भाई उनसे मिलना चाहते हैं, क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? खुशी से तो विकराल जी के पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वो थोड़ा सा उछलते हुए बोले, जी ज़रूर। विकराल फिर थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोले, मिष्टी बेटा ज़रा यहाँ आना। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, जी डैड अभी आई। नेताजी हॉल में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ जाकर मिष्टी को बचा चुकी थी और इधर मिष्टी सज धज कर मेकअप करके अपनी माँ के साथ शर्माते हुए हॉल में आती है। आदित्य आहाना के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जब भाभी का नाम ही इतना प्यारा है तो भाभी दिखने में कितनी प्यारी होगी। आहान और आदित्य दोनों अपने अपने मन में अपनी भाभी का चेहरा इमेजिन करने लगते हैं। जैसे ही उनकी नज़र मिष्टी पर जाती है दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। आदित्य बोला, भाई मैं तो भाभी को सीता इमेजिन कर रहा था, लेकिन भाभी तो मॉडर्न ज़माने की राधा निकली। मिष्टी इस वक्त क्रॉप टॉप और एक मिनी स्कर्ट पहने हुई थी, जिसमें से उसका गोरा पेट और नोवेल साफ दिख रहा था और मिनी स्कर्ट की वजह से उसके घुटने के नीचे तक का सब दिख रहा था। आहान घूरकर आदित्य को देखता है तो आदित्य पप्पी फेस बना लेता है। विकराल मुस्कुराते हुए मिष्टी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और फिर काउच पर बैठा देता है, लेकिन यतीश एक नज़र तक मिष्टी को देख नहीं रहा था। नेताजी यतीश को देखते हुए मन में बोले, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। घर बैठे ही इतना रईस और हैंडसम दामाद मिल गया। वैसे भी मेरी बेटी क्या किसी से कम है? नीता सबकी तरफ देखते हुए बोली, हम आप सबके लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं। आदित्य तपाक से बोला, हाँ जी लेकर आइए। आहान फिर से घूरकर आदित्य की तरफ देखता है। इधर मिष्टी मुस्कुराते हुए यतीश को ही देख रही थी और अपने मन में खुश होते हुए बोली, मेरी हॉटनेस पर तो हर कोई पागल है, देख लिया होगा कहीं पर और इसकी भी नीयत फिसल गई होगी। चला आया जो मुंह उठा के मेरा हाथ मांगने। मिष्टी फिर से सर से पैर तक यतीश को देखते हुए बोली, लेकिन देखने में बंदा काफ़ी हॉट है। इधर एक छोटे से कमरे में जहाँ पर चटाई बिछी थी और उस चटाई के ऊपर एक लड़की घुटने में मुंह छुपाकर बैठी थी, तभी वहाँ पर नीता गुस्से से आती है और चिल्लाते हुए बोली, लो देख लो महारानी को यहाँ पर बैठकर आराम फरमा रही है। मैडम आपको कोई चाय पानी चाहिए क्या? हुक्म कीजिए। वह लड़की अपना सर उठाकर बड़ी बड़ी पलकों से नीता की तरफ देखती है। नीता जी कटाक्ष भरे लहजे में बोली, महारानी जी अगर आपका आराम फरमाना हो गया हो तो जाकर जरा कॉफ़ी बना लो, मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए हैं।
वो लड़की चेहरे पर मुस्कान लिए प्यारी सी आवाज़ में बोली, क्या दीदी को लड़के वाले देखने आए हैं? नीता गुस्से से उस लड़की के बाल को मुट्ठी में भरकर बोली, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए अपनी ज़बान से दी शब्द निकाला तो कितनी बार बोला है तुझे उसे छोटी मालकिन बुलाया कर। वो लड़की नीता के हाथ से अपने बाल छुड़ाते हुए बोली, चाची जी मुझे दर्द हो रहा है। नीता ने जोर से उस लड़की के जबड़े को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, मालकिन बोल, मालकिन हो तेरी चाची नहीं, और जाकर जरा कॉफ़ी बना। वो लड़की की आंखों में अब आंसू निकल रहे थे। वो लड़की अपने चेहरे से नीता के हाथ को छुड़ाते हुए बोली, मालकिन हम अभी तो आपके छोटी मालकिन और आप मालिक के सारे कपड़े धोकर आए हैं। आप तीनों के कमरे भी साफ़ कर दिए। हमारी कमर में दर्द हो रहा है, बस 5 मिनट हम बैठ जाते हैं, उसके बाद आप जो बोलेंगे हम कर लेंगे। तभी नीता ने खींचकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ उस लड़की के गाल पर जड़ दिया। उस लड़की के आंखों से आंसू एक बार फिर से लुढ़ककर उसके नाक पर आ जाते हैं। नीता उस लड़की के बाल को मुट्ठी में भरकर खींचते हुए बोली, खाने की कीमत बहुत बड़ी होती है। यहाँ पर बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए और मुझसे जबान लड़ाने के लिए तुझे नहीं रखा है। जाकर कॉफ़ी बना, वरना आज दिन भर खाने को नहीं मिलेगा। नीला झंझोरते हुए उस लड़की को छोड़ देती है। वो लड़की रोते हुए गिरती संभलती खड़ी होती है और अपनी कमर को पकड़कर धीरे धीरे कदमों से वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद इधर हॉल में विकराल अपनी बेटी की तारीफ करके सबको पका चुका था। वहीं मिष्टी की तारीफ़ों की बाढ़ आ चुकी थी और यतीश उसका तो ध्यान कहीं और ही था, जैसे उसकी नज़रें कुछ और ही खोज रही हो। सब एक दूसरे से बात करने में व्यस्त थे कि तभी पर्दे के पीछे से एक प्यारी सी लड़की की आवाज़ आई, चाचा जी। उस लड़की की आवाज़ से जैसे मौसम का रुख ही बदल गया हो। तभी खिड़की से तेज़ी से हवा चलने लगती है। यतीश जैसे ही नज़र उठाकर उस लड़की की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। हवा तेज चलने की वजह से कर्टन हवा से लहरा रहे थे और उसके पीछे एक प्यारी सी लड़की अपने हाथ में कॉफ़ी का ट्रे लिए सिर झुकाए खड़ी थी। उसके सिर पर उसका दुपट्टा था और उसके चारों तरफ लहराते हुए उसके सिर की बाल और दुपट्टे से उसका चेहरा छुप गया था। उसकी बड़ी बड़ी भीगी पलकें जो झुकी हुई थी, एक छोटी सी तीखी नाक और क्यूट से मुलायम होठ, चब्बी जैसे चीक्स, दोनों गालों पर गोलगप्पा भरा हुआ था और ब्लू कलर के फुल लेंथ सूट में उसका बदन और भी निखर कर आ रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, जैसे वो थोड़ी देर पहले बहुत रोई थी। रोने की वजह से उसके गाल और नाक लाल होने से वो बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। यतीश की नज़रें तो उस लड़की के मुलायम होठों पर ही टिकी हुई थी कि तभी उस लड़की के सर से दुपट्टा फिसल जाता है। वो और ज़ोर से हवा चलने लगती है, जिससे पर्दा भी हवा में लहराकर हुए उस लड़की के सामने से हट जाता है। उस लड़की का चेहरा देखकर यतीश की सांसें तो जैसे थम सी गई, वक्त जैसे धीमा हो गया। उस लड़की का चेहरा देखकर आज पहली बार यतीश का दिल बगावत करने पर उतर आया हो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे किसी भी पल वो धड़कना छोड़ देगा। वह लड़की ट्रे को एक हाथ में पकड़ती और दूसरे हाथ से दुपट्टे को फिर से सिर पर रख लेती। आदित्य जो एकटक उस लड़की को देख रहा था, उसके मुंह से निकल गया, क्या कमाल की सादगी है। मिष्टी की तो अब मुट्ठियाँ कस गई और वह गुस्से से यतीश की तरफ देखने लगती है, जो उस लड़की को देखकर सांस लेना ही भूल गया था। आदित्य यतीश को देखते हुए बोला, यह भाई को अचानक से क्या हो गया? भाभी इस तरफ है और नज़र उस तरफ। उस लड़की को देखकर आहान का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया। आदित्य घूरते हुए आहान को देखता है और उसका मुंह को बंद कर देता है। आदित्य फिर गला साफ करते हुए बोला, अंकल ये सादगी वाली खूबसूरत परी कौन है? विकराल बोला, ये राही है। मिष्टी दांत पीसते हुए बोली, हमारे घर की नौकर। आदित्य बोला, ओह। इधर यतीश को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वह तो सांस लेना ही भूल गया था। तभी फिर से राही की प्यारी सी आवाज़ आई, चाचा जी कॉफ़ी। आदित्य कंफ्यूजन से बोला, तो यह आपको चाचा जी क्यों बुला रही है?
विकराल गुस्से से राही को देखते हुए बोले, हमारे यहाँ काम करती है तो कभी कभार प्यार से मुझे चाचा जी बुला लेती है। इट्स नॉट अ बिग डील। राही अपने छोटे छोटे कदमों से हॉल में चलकर आती है और टेबल के पास बैठकर कॉफ़ी की ट्रे रखकर एक कॉफ़ी कप उठाती है और वो सबसे पहले विकराल जी की तरफ बढ़ा देती है। राही की पलकें झुकी हुई थी। उसने एक बार भी नज़र उठाकर यतीश की तरफ नहीं देखा था, लेकिन यतीश की नज़रें राही के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। काफ़ी विकराल की तरफ बढ़ाते हुए राही के हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से वह कप उसके हाथों से छूट जाता है और वह काफ़ी फर्श पर टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी सी गर्म कॉफ़ी विकराल जी की पैंट पर भी गिर जाती है। राही आंखें बड़ी करते करते डरते हुए विकराल को देखती है। इधर विकराल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह तमतमाते हुए राही के पास आते हैं और उसके बाजू को पकड़कर खड़ा करके एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देते हैं। राही खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा धड़ाम की आवाज़ से फर्श पर गिरती है और उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके नाक से होते हुए तपाक से नीचे गिरते हैं। थप्पड़ इतना जोर का था कि राहा के कान में दर्द हो रहा था। उसके होठ के किनारे से खून आने लगा था और उसके हाथ में खनकती चूड़ियाँ टूटकर उसके कलाई में धंस चुकी थी और खून भी निकल रहा था। राहा को अब सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। विकराल जी राहा की तरफ उंगली करके बोले, जन्म होते ही अपने माँ बाप को खा गई और अब मुझे मारना चाहती है क्या? राहा धीरे से अपने होठ के किनारे से खून साफ कर लेती है और दर्द से करा उठती है, जैसे ये सब उसके लिए एक आम बात हो। राही रूंधे गले से बोली, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया चाचा जी, गलती से हमारे हाथ से कप छूट गया। मिष्टी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह अपने मन में बोली, आ गई ना अपनी औकात पर। मेरे यतीश को भोली सूरत बनाकर फंसाने चली थी। गौर से देख खुद को, यही तेरी औकात है। मिष्टी एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी और यतीश का ध्यान पाने के लिए वह गुस्से से जाकर राही के बालों को जोर से मुट्ठी में भर लेती है। राही एक पल के लिए तो करा उठती है। मिष्टी दांत पीसते हुए बोली, तुझसे कोई काम ढंग से तो होता नहीं है। एक दिन मुझे नौकरी से निकाल दूंगी ना, तब मेरे पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए भीख मत मांगना। राही अपने बालों को मिष्टी की मुट्ठी से छुड़ाते हुए बोली, दीदी दीदी प्लीज़ हमारे बाल छोड़ दीजिए, इट्स हर्टिंग मी। राही की आंखों के कोने से आंसू बहने लगे थे। इधर यतीश का चेहरा अब डार्क होने लगा था और उसकी आंखें सर्द व गुस्से से काउच को अपनी मुट्ठी में भरकर बैठा था। वह राही को रोते हुए देखते ही वो खड़ा हो जाता है और उसके पास जाने लगता है। मिष्टी जोर से राही को फर्श पर ढकेल देती है। यतीश राही के पास पंजों के बल बैठ जाता है और उसके होठों से आ रहे खून को जैसे ही छूने वाला होता है, राही डर से कांपकर अपनी आंखें बंद कर देती है और अपने गालों पर अपने हाथ रख देती है, जैसे यतीश भी उसे थप्पड़ मारने आया हो। यतीश का चेहरा अब और भी डार्क हो जाता है। वो गुस्से से उसकी माथा की नसें भी अब दिखाई देने लगती है। यतीश खड़ा हो जाता है और राही के बाजू को पकड़कर उसे खड़ा कर देता है और संभाल कर काउच पर बिठा देता है। राही डर से झुककर चुपचाप सिसकियां ले रही थी, लेकिन वह नज़र उठाकर एक भी बार यतीश को नहीं देखती। यतीश गुस्से से पीछे मुड़कर शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करने लगता है और विकराल को जानलेवा नज़र से देखने लगता है। उसकी नज़र इतनी खतरनाक थी कि विकराल की अब सांसें भी थमने लगी थी, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके बोला, मिस्टर रायजादा, ये आप क्या कर रहे हैं? वह इतना ही बोल पाया था कि यतीश का एक जोरदार थप्पड़ उसके जबड़े पर जड़ देता है, जिसे महसूस करके विकराल को चक्कर सा आने लगता है। आखिरी घंटों में जिम में मेहनत करके कसे हुए हाथ के थप्पड़ का लेवल कुछ और ही होगा। आदित्य ने जोर से अपनी आंखें बंद करके कहा, इस
भाई का हाई लेवल कंटाप। विकराल गुस्से से यतीश को देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू। वह इतना ही बोल पाया था कि यतीश ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। आदित्य ने आंख बंद करते हुए फिर से कहा, इश। दूसरा कंटाप और यह निकला। विकराल जी का एक दांत टूटकर उनके हाथ पर आ जाता है। विकराल जी इस बार जोर से चिल्लाते हुए बोले, तेरी इतनी हिम्मत। वो इतना ही बोले थे कि यतीश एक और थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देता है। इस बार विकराल को ऐसा लगा जैसे उसके जबड़े ही टूट गए हो। वो धड़ाम से फर्श पर जाकर गिरते हैं। आदित्य आंखें बंद करके कहता है, तीसरा कंटाप और यह हुआ बंदा बेहोश। आदित्य एक आंख खोलकर विकराल की तरफ देखता है जो अधमरी हालत फर्श पर पड़ा हुआ था। नीता थप्पड़ की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए विकराल के पास आती है और उसके पास बैठकर यतीश को देखते हुए बोली है, आप इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हैं? आप तो मेरी बेटी को देखने आए थे ना, और उसके डैड को मारकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आहान घूरकर नीता जी की तरफ देखते हुए बोला, एक्चुअली आपको गलतफहमी हुई है। मेरे भाई मिष्टी से नहीं बल्कि इनसे प्यार करते हैं, और हम मिष्टी के लिए नहीं, अब इनके लिए भाई की शादी का रिश्ता लेकर आए थे। आहन राही की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला। राही की आंखें अब चौड़ी हो गई और वह हैरानी से आहन की तरफ देखने लगती है। आहन राही को हैरानी से देखते हुए यतीश के कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओह, तो आपने पहचाना नहीं, यह है हमारे बड़े भाई मिस्टर यतीश सिंह राजादा। राही पहली बार नज़र उठाकर यतीश की तरफ हैरानी से देखती है तो जो उसे अपनी नीली नशीली आंखों से उसे ही एकटक देख रहा था। जैसे ही उन दोनों की नज़रें आपस में टकराई, राही घबराते हुए जल्दी से सर नीचे कर लेती है। लेकिन एक पल के लिए तो राही की नज़र भी यतीश के हैंडसम फेस पर ही ठहर सी गई थी। यतीश कैजुअली कपड़ों में भी काफ़ी डैशिंग लग रहा था। उन दोनों की इंटेंस आई कांटेक्ट देखकर आदित्य मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपना हुआ दीवाना, जब टकरा गई भाभी से नजराना, लो आ गई इश्क के देश से भाई के लिए इश्क का फरमाना। आदित्य फिर मुस्कुराते हुए बोला, आदाब आदाब, थैंक यू। वह खुद की शायरी कर रहा था और खुद ही अपनी तारीफ भी कर रहा था। आदित्य फिर यतीश की ओर देखते हुए बोला, भाई आपने अंकल को 3 थप्पड़ क्यों मारे? एक और थप्पड़ मार दीजिए, वो अपने फोटो पर माला टांग कर अमर हो जाएंगे। यतीश घूर कर आदित्य को देखते हुए शर्द आवाज़ में बोला, पहला थप्पड़ मज़ा नहीं आया तो दूसरा थप्पड़ में मज़ा आया तो तीसरा थप्पड़ एक और जड़ दिया। आहन और आदित्य ठहाका मार मार कर हंसने लगे थे और इधर राही डर से सर झुकाकर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। राही धीरे से नज़रें उठाकर यतीश को तिरछी नज़रों से देखती है और फिर जल्दी से अपनी नज़रें झुका लेती है, जिसे आहन नोटिस कर लेता है। आहन मुस्कुराते हुए यतीश की तरफ देखकर अपने मन में कहा, दिल भर कर देख लीजिए भाभी जी, भाई आपकी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो पहले से इन्होंने आपके नाम पर रजिस्ट्री करवा रखी है। यतीश घूरकर एक नज़र विकराल को देखता है और राही की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे महसूस करके राही घबराते हुए जोर से अपने दुपट्टे को मुट्ठी में भर लेती है। यतीश को सामने देखकर राही जल्दी से खड़ी हो जाती है और जैसे ही वहां से जाने वाली होती है कि यतीश खींचकर राही को फिर से काउच पर बिठा देता है। यतीश ने राही की तरफ झुककर उसके दोनों तरफ काउच पर अपना हाथ रखकर भारी आवाज़ में कहा, प्रिंसेस। राही जोर से अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे अपने चेहरे पर यतीश की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। यतीश राही के और करीब जाकर उसके गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहा, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन तेरे ये सो कॉल्ड चाचा जी और चाची जी न है
तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। राही हैरानी से डरते हुए यतीश के चेहरे को देखने लगती है। यतीश राही के गालों पर हाथ रखकर उसके माथे को चूम लेता है, जिससे राही की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। यतीश फिर से बोला, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जाना चाहता। कल आऊँगा मैं अपनी मॉम के साथ, तुम्हारा हाथ मांगने। तैयार रहना। आदित्य, जो आंखें फाड़े उन दोनों को ही देख रहा था, आहान ने जोर से उसके सर पर टपली मारते हुए कहा, भैया भाभी के रोमांस नहीं देखते छोटू, इट्स बैड मैनर्स। आदित्य शर्माते हुए पीछे की ओर घूम जाता है। छोटू इट्स। इधर मिर्ची गुस्से से आग बबूला हो गई थी। आखिर यतीश ने उसके डैड को जो थप्पड़ मारा था, वो एक फ्लावर पॉट उठाती है और यतीश की तरफ मारती है, लेकिन वो पॉट यतीश को लगता उससे पहले ही आहान उसे कैच कर लेता है और जोर से ज़मीन पर पटक देता है। आहान सर्द निगाहों से मिष्टी को घूर कर देखता है और उसके पास जाने लगता है तो मिष्टी गुस्से से बोली, यू बास्टर्ड, तुम रायजादा ब्रदर्स अपने आप को समझते क्या हो? मेरे घर में आकर मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाने की तुमने जुर्रत कैसे की? आहान खींचकर एक थप्पड़ मिष्टी के गाल पर जड़ देता है और दांत चबाते हुए कहता है, मेरे भाई पर हाथ उठाने की या उन्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना, वरना हाथ के साथ साथ हिम्मत भी तोड़ दूंगा। आदित्य चिल्लाते हुए कहता है, आहान भाई ऑलवेज रॉक। यतीश राही को आज़ाद कर देता है और आहान के पास आकर कुछ सोचते हुए सर्द आवाज़ में कहता है, आहान, मेरी प्रिंसेस को कोई काम ढंग से नहीं करती, उसे नौकरी से निकाल देंगे, ब्ला ब्ला, कुछ ऐसा ही इसने कहा था ना। आदित्य जल्दी से यतीश के सामने आकर कहता है, भाई मेरे हाथ में खुजली हो रही है, आप सबने तो अपने अपने हाथ साफ कर दिए, मुझे भी मेरे टैलेंट दिखाने का एक मौका तो दीजिए भाई। यतीश तिरछा मुस्कुरा देता है और मिष्टी के सामने से हट जाता है। आदित्य को देखकर मिष्टी जैसे ही उसे थप्पड़ मारने वाली होती है कि आदित्य मुस्कुराते हुए जोर से उसके हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ को फूंक मारकर एक जोरदार थप्पड़ मिष्टी के गालों पर जड़ देता है, जिससे मिष्टी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। आदित्य मुस्कुराते हुए अपने हाथ को झटक ही रहा था कि आहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक्सलेंट छोटू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आदित्य ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, थैंक्स भाई, आप मेरी इंस्पिरेशन है। आहान पंजों के बल विकराल के पास बैठ जाता है, जो फर्श पर पड़ा हुआ था। आहान विकराल की शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, इस वक्त तो हम अपनी भाभी को आपके पास छोड़कर जा रहे हैं, कल वापस आएंगे मॉम के साथ भाभी को लेने। अगर इस बीच भाभी को एक खरोच तक आई तो आपकी वो मीठी बेटी को धूप में सेक कर अचार न बना दिया तो। मैं यतीश सिंह रायजादा का भाई आहान सिंह, रायजादा नहीं। आहान जोर से विकराल को पीछे धक्का देता है और वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं। राही दौड़ते हुए अपने छोटे से कमरे में चली जाती है और छिपकर बालकनी से नीचे देखने लगती है और एकटक यतीश को ही देखने लगती है। यतीश जो कार में बैठ ही रहा था, तब वह पीछे मुड़कर एक नज़र बालकनी की तरफ देखता है, जिससे राही जड़ से छुप जाती है। यतीश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी आंखों पर शेड्स लगाता है और कार में बैठकर चला जाता है। इधर आदित्य की नज़र तो हर जगह होती है। यह राह की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी चूहिया भाभी, आप कितनी प्यारी हैं। राही छुपकर ये सब देख रही थी और एक एक करके सारी कार्स वहाँ से जाने लगती है। सबके जाने के बाद राही को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बालों को मुट्ठी में भरकर खींच रहा हो। राही धीरे से पीछे की तरफ देखती है तो मिष्टी उसके बाल पकड़ कर खड़ी थी और उसे अपनी सुलगती हुई नज़रों से देख रही थी। मिष्टी दांत पीसते हुए बोली, मॉम, इस चिड़िया के पंख कुछ ज़्यादा ही नहीं निकल गए हैं, इसीलिए ये इतना ज़्यादा फड़फड़ा रही है। नीता गुस्से से राही की तरफ देखते हुए बोली, जब चिड़िया फड़फड़ाने लगे तो उसके पंख को कुतर डालने चाहिए।
मिष्टी गुस्से से राही के पास बैठती है और उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोली, तू जानबूझकर यतीश के सामने आई थी ना, ताकि भोली भाली सूरत बनाकर उसे अपने जाल में फंसा ले और शादी करके सेटल हो जाए। और वो बेवकूफ़ यतीश तेरे मास्टरमाइंड को समझा ही नहीं पाया। राही को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जबड़े ही अब टूट जाएंगे। राही रोते हुए ना में गर्दन हिलाने लगी। नीता पीछे से राही के बालों को मुट्ठी में भरती है और चिल्लाते हुए बोली, यतीश जैसे अमीरजादे को फंसाकर उसके साथ अय्याशी करना चाहती है ना। राही दर्द में चिल्लाते हुए जोर से अपने बालों को पकड़ लेती है, वरना उसके बाल तो अब उखड़ ही जाते हैं। मिष्टी राही के चेहरे पर अपने लंबे लंबे नाखून गड़ाते हुए बोली, तुझे क्या लगा यह तेरा सुंदर सा मुखड़ा देखकर यतीश से शादी करके ज़िंदगी भर अपने पास रखेगा? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन तेरे साथ बिस्तर पर अय्याशी करेगा और धक्का मारकर तुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। मिष्टी गुस्से से राही के चेहरे पर नाखून गड़ा रही थी, जिससे राही के चेहरे से अब खून रिसने लगा था। नीता राही के बाल खींचते हुए बोली, हसीन ख्वाब सजाए बैठी है ना कि कल वह यतीश आएगा और तेरा हाथ मांगकर तुझसे शादी करके अपने साथ ले जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए तेरी शादी उस यतीश से कैसे होती है। दर्द से राह को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे तो 2 चुड़ैलें नोच रही थीं। तभी मिष्टी गुस्से से राही को छोड़ देती है और नीता की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, मॉम डैड की बेल्ट। राही की आंखें अब बड़ी हो गई और वह रोते हुए ना में गर्दन हिलाते हुए मिष्टी की तरफ देखने लगती है। मिष्टी गुस्से से बेल्ट को अपने हाथ में फोल्ड करते हुए बोली, आज तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी में कभी किसी लड़के के सामने आने से पहले तेरी रूह तक कांप उठेगी। राही रोते हुए मिष्टी के पैर पर गिर जाती है और उसके पैर पर सर रखकर गिड़गिड़ाते हुए, माफ़ कर दीजिए दी, आज के बाद हम किसी के सामने नहीं आएंगे। मिष्टी राही को जोर से धकेल देती है, जिससे राही दूर जाकर गिरती है। मिष्टी जैसे ही बेल्ट से राही पर वार करने वाली थी कि राही फर्श पर पड़े हुए हाथ जोड़कर बोली, दी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज मत मारिए मुझे, मेरे पीरियड्स भी आ रहे हैं। मिष्टी रुक जाती है और राही की तरफ देखने लगती है, लेकिन 2 सेकंड बाद उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट तैर जाती है। राही को लगा कि जब मिष्टी अब उसे नहीं मारेगी, लेकिन अगले ही पल बेल्ट की मार की एक तेज़ आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। राही की आंखों के कोने से आंसू बह जाते हैं। मिष्टी अब लगातार उसे मारे ही जा रही थी और वहाँ से राही की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जब मिष्टी राही को मारते मारते थक जाती है तो वह रुककर बेल्ट को नीता की तरफ फेंक देती है। नीता सुलगती नज़रों से राही को देखकर वह बेल्ट अपने हाथ में फोल्ड करने लगती है। बेल्ट के वार से राही का सूट तक फट गया था। नीता गुस्से से राही के फटे हुए सूट को एक झटके में निकाल कर फेंक देती है और जानवरों की तरह उसे मारने लगती है। जब नीता मारते मारते थक जाती है तो बेल्ट को राही के ऊपर ही फेंक देती है और जाकर मिष्टी के पास बैठ जाती है। मिष्टी इस वक्त बालकनी में बने झूले पर बैठकर आराम से जूस पी रही थी और यह सब एंटरटेनमेंट मूवी की तरह देख रही थी। नीता मिष्टी के हाथ से जूस छीनते हुए बोली, जरा कितना गया? मिष्टी राहा की तरफ देखते हुए बोली, ओनली 30। नीता बोली, मेरा तो 20 ही हुआ है, मैं इतने में ही थक गई, रुक तेरे साथ मैं बराबर करके आती हूँ। नीता मिष्टी के हाथ में जूस का ग्लास थमाती है और फिर राही के पास आती है। थोड़ी देर बाद राही बेजान सी जिंदा लाश की तरह छत पर पड़ी हुई थी। उसकी अपर बॉडी पर सिर्फ उसके इनर वेयर थे और वो आधे फट चुके थे। नीता और मिष्टी दोनों राही के पास जाकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। मिष्टी एवी स्माइल के साथ बोली, मॉम आज के लिए इतना काफ़ी है राइट? नीता भी स्माइल करते हुए बोली, या बाकी के सेशन को हम कल स्टार्ट करते हैं।
नीता फिर गुस्से से राही की तरफ देखते हुए बोली, सारे नौकरों को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दो कि आज उसे खाने का एक दाना नहीं मिलना चाहिए, आज उसे भूखा ही सड़ने दो। नीता गुस्से से एक जोरदार लात राही के पेट पर मारती है। राही जोर से अपने पेट को पकड़कर कराह उठती है। नीता और मिष्टी दोनों एक दूसरे से हाई फाई करके स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इधर राही कड़ी धूप में छत पर लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसके बदन पर हर जगह मारने के निशान थे। कमर और पेट पर हर जगह जख्म थे जहाँ से खून रिस रहा था। राह के होठों से अब असहनीय दर्द के कारण एक आह निकल रही थी। वह इस दर्द को झेलने में अब नाकामयाब रहती थी और वह धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। थोड़ी देर कड़ी धूप के नीचे छत पर वह बेहोशी पड़ी रही। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से रात। राह अभी तक छत पर पड़ी हुई थी। उसे उठाकर कमरे में भी लाने वाला कोई नहीं था। रात के 10 बजे राह की आंखें बंद पड़ी हुई थी। उसके अंदर हिलने तक की भी हिम्मत नहीं थी। शायद वह होश में ही नहीं थी। तभी आसमान से एक बूंद पानी राह के आंखों पर गिरता है। राह की आंखों में अब हलचल होने लगी। आकाश में बादल गरजने लगे। थोड़ी देर में जोरों की बारिश होने लगी। बादल गरजने के कारण राही होश में आती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर आकाश की तरफ देखती है। दर्द ने उसके पूरे बदन को जकड़ रखा था। राही की आंखों से एक बूंद उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट में तैर जाती। तभी वहाँ मिष्टी अपने हाथ में दूध का गिलास लिए लचकते हुए आती है और राह से थोड़ी दूर खड़ी होकर कटाक्ष भरे लहजे में बोली, कैसी है बहना तू, अभी तक जिंदा ही है। फिर एक स्माइल करते हुए बोली, एक्चुअली मैं तेरे लिए दूध लेकर आई थी, तुझे एनर्जी की सख्त ज़रूरत है ना। राही रोते हुए बस हाँ में गर्दन हिला देती है क्योंकि उसका गला सूख रहा था। उसने सुबह से पानी तक नहीं पिया था। मिस्टी डेविड स्माइल करते हुए सारा दूध बालकनी में उड़ेल देती है और बोली, हो सके तो अपनी दी को माफ़ कर देना बहना। मॉम ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि तुझे कुछ भी खाने या पीने को ना दिया जाए। राह सिसक रही थी। मिस्टी फिर से स्माइल करते हुए बोली, अगर तुझे ज़्यादा प्यास लगी है तो इस फर्श को चाट ले। अभी अभी मैंने दूध जो गिराया है, या फिर अपना मुंह खोलकर पड़ी रह, पानी अपने आप तेरे मुंह के अंदर चला जाएगा। राही सिसकते हुए मिष्टी को देख रही थी। मिष्टी ने छोटा सा मुंह बनाकर बोला, मैं उठने में तेरी मदद करना चाहती है बहना, लेकिन तू जानती है ना मुझे बारिश के पानी से एलर्जी है। सॉरी बहना, गुड नाइट। मिष्टी शैतानी हंसी हंसते हुए मटकते हुए फिर वहाँ से चली जाती है। राही जानती थी कि मिष्टी उसकी मदद करने नहीं आई बल्कि उसके जले पर नमक छिड़कने आई है। राही रोते हुए गिड़गिड़ाते पड़ते हुए कैसे भी खड़ी होती है और अपने पेट को पकड़कर धीरे धीरे दीवार के सहारे अंदर आ जाती है। राह एक छोटे से अलमारी के पास आती है जहाँ पर उसकी एक सूट रखी थी। वह सूट उठाती है और एक तरिए उठाकर लंगड़ाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में शावर ऑन करके वह उसके नीचे ही बैठ जाती है। ठंडे ठंडे पानी की बूंदें जब उसके जिस्म को भिगो रहे थे, इससे राह को सुकून मिल रहा था। राह का पूरा बदन जल रहा था। उसके चेहरे पर भी नाखून गड़ाने के निशान थे जिससे उसके चेहरे पर भी अब जलन सी होने लगी थी। थोड़ी देर बैठने के बाद वह अपने कपड़े बदलने के लिए जैसे ही सूट की तरफ देखती है, वह सूट पहनने लायक तो था ही नहीं। वो पहले से ही फटा हुआ था। शायद पहले भी उसे इसी तरह मारकर उसके सूट को फाड़ दिया गया था। राह के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। उसके पास बस 2 जोड़ी कपड़े थे, वो भी मिष्टी के पहले से इस्तेमाल किए हुए थे। जो सूट या ड्रेस मिष्टी पहनने के बाद फेंक देती थी, वह कपड़ा राही पहनती थी। राही सूट को साइड में रखती है और एक तौलिए से खुद को लपेटकर वॉशरूम से बाहर आती है। राह इस हालत में कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी। वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर चारों तरफ देखती है। तभी उसे एक महिला नौकर दिखाई देती है जो उधर से गुजर रही थी। राह अपना सिर निकालकर आवाज़ लगाते हुए बोली, वंशी आंटी। वह नौकर जो करीब
45 साल की होगी। वह मुड़कर राहा की तरफ देखती है, उसके पास चली जाती है। राही सिर झुकाकर बोली, आंटी थोड़ी सी हल्दी मिल सकती है क्या? वंशी की भी आंखें अब उसे देखकर भर आई। वंशी रूंधे गले से बोली, उन लोगों ने फिर से आपको मारा ना? राहा सर झुका लेती है। थोड़ी देर बाद राही फर्श पर बैठी हुई थी और उसके पीछे वंशी बैठकर राही के जख्म पर हल्दी लगा रही थी, जिससे राही के मुंह से दर्द भरी चीख निकल रही थी। वंशी भर्राए गले से बोली, मैडम आप यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? क्यों इस नर्क में रहकर एक एक दिन नया दर्द सह रही हैं आप? उस जालिम की अत्याचार बर्दाश्त कर रही हैं। उन लोगों के सीने में दिल नहीं पत्थर है। वो लोग आपसे कभी प्यार नहीं कर सकते। राही रूंधे गले से बोली, आंटी मेरे भागने का नतीजा तो आपने पहले ही देख लिया है ना वो लोग हमें भागने देते हैं, ना ही मरने देते हैं और ना ही चैन से जीने देते हैं। मुंशी फफकते हुए बोली, मुझे आज भी याद है जब आप यहाँ से भागने की कोशिश की थी तो वो जाहिल लोग कैसे आपको 5 दिन तक स्टोर रूम में बंद कर रखे थे और खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया था आपका। राही भीगी पलकों से वंशी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी क्या माता पिता न होने की कीमत इतनी बड़ी होती है? क्या ये इतना बड़ा पाप है कि जिनके माता पिता नहीं होते उनकी ज़िंदगी भी मेरी तरह हो जाती है? वंशी रोते हुए राहा को अपने सीने में छुपा लेती है और उसके छोटे से सिर को सहलाते हुए बोले, आज सुबह मैं मंदिर गई थी और आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा आ जाए जो आपके हाथ पकड़कर इस नरक भरी ज़िंदगी से आपको बाहर ले जाए। वंशी फिर राही के आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, और आपको पता है देवी माँ ने मेरी बात सुन ली और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए यतीश साहब को भेज दिया। देखना कल यतीश साहब आएंगे और आपको अपने साथ ले जाएंगे। राही फिर से वंशी के सीने से लगकर सिसकते हुए बोली, वो नहीं आएंगे। मुझे उस वक्त चाचा जी ने गुस्से से बचाने के लिए उनसे झूठ कहा था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, वरना वो कहाँ और मैं कहाँ। वो तो आकाश को छूने वाले परिंदा है और मैं किसी के टुकड़ों पर पलने वाली बदनसीब लड़की। ज़मीन और आकाश कभी एक नहीं हो सकते। वंशी फिर मुस्कुराते हुए बोली, यतीश साहब नहीं आएंगे तो क्या हुआ? हमारा राजकुमार है ना जो आपके लिए डोली लेकर आएगा। राही दर्द से मुस्कुरा देती है और बोली, अब कोई राजकुमार नहीं आएगा आंटी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। ये अब नर्क भरी ज़िंदगी ही मेरी ज़िंदगी है। अब न मेरे नाम कोई डोली उठेगी और न ही मेरे लिए कोई किसी का सेहरा सजेगा। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ अब मेरी अर्थी उठेगी। वो परियों की कहानियाँ, सिंड्रेला की कहानियाँ, ये सब माँ के मुँह से सुनने के बाद सब सच होते नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनके साथ पापा होते थे जो अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमार ढूंढ कर लाया करते थे। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।